हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं मिसलेनियस एग्जांपल्स। इट मींस मिसलेनियस एक्सरसाइज के पहले के एग्जांपल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 1 से। एग्जांपल 1 में बोला गया कि इफ आर एंड एस आर टू इक्विवेलेंस रिलेशन इन आर एंड एस। तो ये आर और एस जो है दो इक्विवेलेंस रिलेशंस हैं आर और एस के लिए। तो प्रूव करना है कि आर इंटरसेक्शन एस भी बेसिकली एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने देख चुके हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। एक ऐसा रिलेशन जो कि सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो। तो उस केस में जो रिलेशन होता है वो होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बेसिकली अगर स्टूडेंट्स आपको पता नहीं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है तो आपको हमारी प्रीवियस वीडियो देखनी चाहिए जिसमें बहुत ईजी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो क्योंकि यहाँ पे आर और एस जो है दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो लेट कर रहे हैं कि जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है कोई एक सेट पे डिफाइंड होता है। तो हम लेट कर रहे हैं यहाँ पे कि जो सेट है वो सेट ए ले रहे हैं। तो उस केस में जो रिलेशन आर होता है वो सबसेट होता है बेसिकली उस सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के। इट मीन्स आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। उसी टाइप से जो एस रिलेशन है वो भी सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। तो इन दैट केस आर इंटरसेक्शन एस भी क्या होगा, बेसिकली सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। चलिए आगे देखते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स हमको यहाँ पे क्या करना है कि जो आर और एस का जो इंटरसेक्शन है उसको अगर हम ये दिखा दें कि वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो बेसिकली प्रूव खुद ही हो जाएगा कि आर इंटरसेक्शन एस जो है वो बेसिकली इक्विवेलेंस रिलेशन में एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले हम जैसे कि रिफ्लेक्सिव के लिए स्टार्ट करते हैं कि एक्स कॉमा एस सेम एलिमेंट लेते हैं, वो बिलोंग कर रहे हैं लेट कर रहे हैं कि आर में, एंड जो एक्स कॉमा एक्स है वही ऑर्डर पेयर एस को भी रिलेशन को बिलोंग करता है। दैट इन दैट केस जो आर एंड एस जो है वो दोनों रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि आर और एस कैसे हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब जो सेम एलिमेंट है एक्स 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 वो आर में और एस में होगा ही। ओके स्टूडेंट्स, अब आप सोचिए क्योंकि एक्स एक्स ऑर्डर पेयर जो है वो आर में भी है और एस में भी है, दोनों में ही है, तो आर इंटरसेक्शन और एस में भी होगा। ऐसा क्यों? जब दोनों सेट में है तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि कॉमन। तो एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कॉमन एलिमेंट हो जाएगा आर इंटरसेक्शन एस के लिए। तो आर इंटरसेक्शन एस क्या हो जाएगा, बेसिकली रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली हम यहाँ लेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स की जो एक्स वाई एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है आर इंटरसेक्शन एस में। अगर y कॉमा एक्स भी बिलोंग करेगा आर इंटरसेक्शन एस में तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अब क्योंकि यहाँ बोला गया कि x कॉमा वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है आर इंटरसेक्शन एस में, अगर ये दोनों का कॉमन एलिमेंट है इसका मतलब जो ये एक्स वाई है वो आर में भी होगा एंड एक्स वाई एस में भी होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आर इंटरसेक्शन एस यानी कि ऐसा एलिमेंट जो दोनों में है। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन होना चाहिए, यानी कि दोनों में होना चाहिए। इसका मतलब एक्स कॉमा वाई जो है वो आर में भी होगा एंड एस में भी होगा। अब क्योंकि जो आर है स्टूडेंट्स, आर क्या है, बेसिकली रिलेशन आर है और एक ऐसा था इक्विवेलेंस था, जब एक्स वाई उसके अंदर है तो वाई एक्स भी होगा, ऐसे ही एस में भी क्या होगा, वाई एक्स होगा ही होगा। अब आप सोचिए वाई कॉमा एक्स आर में भी है और एस में भी है तो वो इंटरसेक्शन में तो आएगा ही आएगा। इस तरीके से आर इंटरसेक्शन एस जो है वो सिमेट्रिक हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए हम लेट कर रहे हैं कि x कॉमा वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है आर इंटरसेक्शन एस में एंड y कॉमा जेड जो है वो बिलोंग कर रहा है आर इंटरसेक्शन एस में। तो एक्स वाई भी है, वाई जेड भी है, अगर एक्स जेड भी होगी वहां पे तो सीधी सी बात है स्टूडेंट्स की वो ट्रांजिटिव को भी सेटिस्फाई कर जाएगा। चलिए देखते हैं। अब क्योंकि x कॉमा वाई आर और एस के इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब एक्स वाई जो है वो आर में भी होगा एंड एक्स वाई जो है बेसिकली वो एस में भी होगा। इसी टाइप से जो वाई जेड है वो भी आर में होगा और वाई जेड एस में भी होगा। अब स्टूडेंट्स क्योंकि हमको पता है कि जो रिलेशन है आर वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो वहाँ पे एक्स वाई भी है एंड वाई जेड भी है आर में ही, तो बेसिकली एक्स जेड भी वहाँ पे होगा ही। ओके, इसी टाइप से यहाँ पे भी एस में क्योंकि एक्स वाई भी है और वाई जेड भी है और एस भी क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है यानी कि वो ट्रांजिटिव भी होगा, तो एक्स जेड भी बेसिकली एस में बिलोंग करेगा। अब आप भी सोचिए कि एक्स कॉमा जेड जो है वो आर में भी है और एस में भी है, तो डेफिनेट सी बात है कि एक्स कॉमा जेड जो है वो आर इंटरसेक्शन एस में भी होगा। तो यहाँ पे एक मिसप्रिंट है, ये एक्स वाई नहीं एक्स जेड होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम बोल देंगे कि आर इंटरसेक्शन एस जो है वो एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को भी शो करता है। इस तरीके से आर इंटरसेक्शन एस जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। यहाँ पे भी आर इंटरसेक्शन एस होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें बोला गया कि इफ f function such that a tends to b is 1 to 1 and on to, then prove that inverse mapping of f inverse is unique।
तो क्वेश्चन में बोला गया कि एक एफ फंक्शन है हमारे पास जो कि सेट ए से सेट बी को पॉइंट कर रहा है, और ये जो फंक्शन है वो 1 to 1 भी है एंड ऑन टू भी है। अब ये 1 to 1 एंड ऑन टू आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। अगर आपको नहीं पता है तो हमारी प्रीवियस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। ओके, आगे हमको यहाँ पे प्रूव करने बोल रहा है कि जो इनवर्स मैपिंग होगी एफ की वो क्या होनी चाहिए, एफ इनवर्स हो जाएगी, तो वो यूनिक होगी, वो रिपीट नहीं हो सकता। ओके स्टूडेंट्स, डुप्लीकेट नहीं हो सकता। चलिए देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि जैसे एफ फंक्शन इज सच दैट ए टेंड्स टू बी, ये क्या है 1 to 1 एंड ऑन टू है। अब हमको पता है कि इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है अगर एक फंक्शन वो 1 to 1 भी और ऑन टू हो, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन में बोला गया है कि एफ इनवर्स हमको प्रूव करना है यूनिक, तो हम उसका अपोजिट ले रहे हैं कि वो यूनिक नहीं है, सपोज उसके दो कॉपीज हैं, तो हम बोल रहे हैं कि जो इनवर्स है एफ का वो जी भी है एंड एच भी है। ओके, अगर हमने कॉन्ट्राडिक्ट लिए हैं, अपोजिट पार्ट लिए हैं, तो उसमें क्या होगा आप समझिए इस चीज़ को कि हमको जो आंसर मिलेंगे वो जी के लिए और एच के लिए सेम मिलेंगे। अगर वो दोनों आंसर सेम मिल गए इट मीन्स वो यूनिक हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो आगे देखते हैं कि हम लेट कर रहे हैं कि इनवर्स जो है एफ का वो जी भी है और एच भी है, और हम एक वाई एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले रहे हैं। सपोज कोई वाई एक एलिमेंट है, तो इसको हम समझते हैं कैसे होगा कि अगर मैं बात करूं कि रिलेशन जी के लिए क्या हो जाएगा, तो जी ऑफ वाई इक्वल टू x1 हो जाएगा एंड एच ऑफ वाई इक्वल टू x2 हो जाएगा। अगर इसको मैं डायग्रामेटिकली आपको बताऊं कि सपोज कीजिए यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन f है, सपोज कीजिए हमारे पास एक सेट है। ओके, अब क्या हो रहा है, ये a to b बोला है, तो ये सेट a हो जाएगा एंड सेट ये b हो जाएगा, तो ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। अब हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे दो फंक्शन है, सपोज कर रहे हैं ये जी भी है, ओके, एंड यहाँ पे बेसिकली क्या ले रहे हैं, एच भी ले रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट। तो इसमें दो लेने से क्या होगा, आप सोचिए यहाँ पे कोई एलिमेंट y है, तो g ऑफ y हमको एक एलिमेंट दूसरा मिलने वाला है, सपोज कीजिए x1 मिल रहा है एंड h ऑफ y ले रहा हूँ, तो हमको कोई एक अलग ही एलिमेंट मिल रहा है x2। ऐसा दो अलग अलग क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम कॉन्ट्राडिक्ट पार्ट लेके चल रहे हैं कि नहीं, हम नहीं मान रहे कि वो बेसिकली यूनिक है। तो इन दैट केस हमको दो वैल्यू मिलेगी, g ऑफ y इक्वल टू x1 एंड h ऑफ y इज इक्वल टू x2। ओके, यही तो होता है इनवर्स फंक्शन। अगर आपको इनवर्स ऑफ मैपिंग नहीं आती है तो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था स्टूडेंट्स, आपको पहले वो वीडियो देखनी चाहिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस g यानी फंक्शन को उधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो जगह g इनवर्स ऑफ x1 इज इक्वल टू y एंड h इनवर्स ऑफ x2 इज इक्वल टू y। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ से अब देखें कि ये g इनवर्स, तो बेसिकली क्या है g इनवर्स, ये हो जाएगा f, क्योंकि f का ही इनवर्स होता है g, तो g का इनवर्स क्या हो जाएगा f। ऐसी h किसका इनवर्स है, f का, तो h इनवर्स क्या हो जाएगा f, तो हमको मिल जाएगा f(x1) इसकी जगह एंड इसकी जगह भी f(x2)। पर क्योंकि इन दोनों में y दोनों के RHS पार्ट इक्वल है, तो दोनों के LHS पार्ट कैसे हो जाएंगे, इक्वल, तो ये हो जाएगा f(x1) इज इक्वल टू f(x2)। रीजन भी लिखा है कि g एंड h जो है वो इनवर्स है फंक्शन f के। तो अब स्टूडेंट्स क्योंकि f(x1) इक्वल टू f(x2) है और ये जो फंक्शन है वो 1 to 1 है, तो इसकी वैल्यू हमको x1 इक्वल टू x2 मिल जाएगी, क्योंकि ये 1 to 1 की कंडीशन है कि हम f(x1) इक्वल टू f(x2) लेके चलते हैं, तो हमको x1 इक्वल टू x2 मिलता है। ओके, अब इस x1 की वैल्यू कितनी मिली थी, दैट इज gy, एंड इस x2 की वैल्यू कितनी मिली थी, दैट इज hy। तो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि बेसिकली g और h कैसे हैं, दोनों इक्वल है। इसका मतलब जो ये इनवर्स है f फंक्शन का वो क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें बोला गया कि इफ f फंक्शन इज सच दैट x टेंड्स टू y इज 1 to 1 एंड ऑन टू, देन प्रूव दैट f इनवर्स इज आल्सो 1 to 1 एंड ऑन टू। तो क्वेश्चन में बोला गया कि एक फंक्शन f है जो डिफाइंड है x सेट से लेकर के y सेट के लिए। ओके, और ये कैसे हैं, 1 to 1 और ऑन टू है। तो अब बोला गया कि जो f फंक्शन का इनवर्स होगा दैट इज f इनवर्स, वो भी 1 to 1 एंड ऑन टू होगा, ये हमको प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 to 1 के लिए क्या करते हैं, दो वैल्यू लेते हैं, या तो xy लेते हैं या फिर x1 x2 लेते हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। फंक्शन में दिया है कि f फंक्शन जो है वो 1 to 1 है एंड ऑन टू है। तो 1 to 1 के लिए क्या होगा, y इज इक्वल टू fx लिख सकते हैं हम लोग, राइट। तो f इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x हो जाएगा। अब क्योंकि हमको चेक करना है कि f इनवर्स फंक्शन जो है वो कैसा है, 1 to 1 है, तो हम दो वैल्यू ले रहे हैं। सपोज करते हैं y1 ओके इज इक्वल टू fx1 एंड y2 इज इक्वल टू fx2। तो ये x1 और x2 क्या है, बेसिकली दो वैल्यूज हैं सेट x के अंदर, एंड y1 y2 क्या है, ये तो एलिमेंट है सेट y के अंदर। तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमको यहाँ पे x1 टारगेट करेंगे तो हो जाएगा f इनवर्स y1 एंड यहाँ से x2 इज इक्वल टू जाएगा f इनवर्स ऑफ y2। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली यहाँ पे हम लेट करके चल रहे हैं क्योंकि हमको ये दिखाना है कि इनवर्स वाला फंक्शन जो है वो 1 to 1 है। तो हम क्या करेंगे, लेट कर रहे हैं कि f इनवर्स y1 इज इक्वल टू f इनवर्स y2। तो बेसिकली यहाँ पे f इनवर्स y1 की वैल्यू थी x1, तो x1 हो जाएगा इसके नीचे,
इज इक्वल टू यहाँ पे एफ इनवर्स y2 की वैल्यू कितनी थी, x2 थी। ओके, तो x1 इक्वल टू क्या हो गया, x2। अब बेसिकली x1 और x2 दोनों का ही हम क्या लेके चल रहे हैं, फंक्शन लेंगे, तो हो जाएगा ये fx1 इक्वल टू fx2। तो fx1 बेसिकली fx1 की वैल्यू कितनी थी, वो थी y1, तो इसकी जगह हम रख देंगे y1, और fx2 की वैल्यू थी y2, तो इसकी जगह रख देंगे हम y2। तो क्योंकि हम यहाँ पे f इनवर्स y1 इक्वल टू f इनवर्स y2 लेके चले थे और हमको सिंपली y1 एंड y2 मिल गया इक्वल, तो इसका मतलब जो कंडीशन होती है वो होती है 1 to 1 की। तो हम कंक्लूजन पॉइंट पे ये बोल सकते हैं कि f इनवर्स जो है वो 1 to 1 होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब देखते हैं ऑन टू के लिए। तो हम लेट कर रहे हैं कि एक स्मॉल एक्स एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है कैपिटल एक्स सेट में, तो फिर जो मैपिंग है एफ फंक्शन की, तो एक्स में एटलीस्ट एन एलिमेंट होना चाहिए, यानी कि y इक्वल टू एफ एक्स होना चाहिए। तो अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली बताऊं तो सिंपली यहाँ क्या बोला गया है कि हमारे पास एक सेट है, यहाँ पे ये x है सपोज कीजिए, एंड यहाँ पे क्या है, ये y है। ओके, एक फंक्शन f था इस टाइप से, ये 1 to 1 है, तो हमको ये दिखाना है बेसिकली। तो ये जो g फंक्शन है, यानी कि जो f इनवर्स बोल सकते हैं या फिर g जो भी आप बोलिए, तो ये बेसिकली इस कंडीशन के लिए ऑन टू कब होगा, जो बाद में इस वाले सेट में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए जिसके लिए हमको उसकी प्री इमेज नहीं हो। गेटिंग माई पॉइंट। ऑन टू क्या होता है आपको पता है ना, कि जो कोडोमेन है, इसके रिलेशन में कोडोमेन ये होगा, राइट, क्योंकि रिलेशन आप देख रहे हैं, डोमेन हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। तो कोडोमेन में कोई भी वैल्यू छूटनी नहीं चाहिए जो कि उस रिलेशन में नहीं आए। तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, जैसे कि हम कंडीशन लेके चलते हैं, जनरली y इज इक्वल टू एफ एक्स है, पर यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स नहीं ले सकते, तो f को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा f इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स, ये कंडीशन लेके चलेंगे। तो आप ही सोचिए यहाँ पे हर एक एलिमेंट के लिए इसलिए यहाँ पे वैल्यू होगी क्योंकि f फंक्शन जो था वो बाई डिफॉल्ट ऑन टू था, यानी कि इसमें कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा था, और ये 1 to 1 है, सारी एलिमेंट की रिलेशन 1 to 1 है, तो इसका रिवर्स भी क्या हो जाएगा, सिंपली एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, ऑन टू, क्योंकि हमको एफ इनवर्स y के लिए भी हमको वैल्यू x मिल रही है। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम बोल देंगे कि जो f इनवर्स है वो 1 to 1 और ऑन टू है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। यहाँ बोला गया है कि f इज फंक्शन सच दैट x टेंड्स टू y इज 1 to 1 एंड ऑन टू, देन प्रूव दैट f o f इनवर्स इज इक्वल टू i y and f inverse of f is equal to ix, where ix is such that x tends to x and iy such that y tends to y are identity function। तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे बोला गया कि एक फंक्शन f है जो कि सेट x से पॉइंट कर रहा है एक सेट y को, और ये जो फंक्शन है f वो 1 to 1 भी है एंड ऑन टू भी है। तो हमको प्रूव करने बोल रहा है कि f ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू iy। तो iy क्या है, बेसिकली आइडेंटिटी मैपिंग है। ओके, एंड f इनवर्स ऑफ f जो है बेसिकली वो इक्वल टू ix मिलेगा। अभी आइडेंटिटी मैपिंग क्या होती है, हमने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था स्टूडेंट्स की x एलिमेंट लेने के ऊपर, यानी कि fx ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू भी x होगी, एंड f ऑफ y लेंगे तो उसकी वैल्यू भी हमको y मिलेगी, तो उसी केस में हम उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैपिंग। तो चलिए देखते हैं, दो कंडीशन हमको प्रूव करना है। स्टार्ट करते हैं, पहले लेट करें कि f फंक्शन जो है वो सच दैट है x टेंड्स टू y, तो उस केस में y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा। यहाँ पे x जो है वो कैपिटल x सेट में है एंड y एलिमेंट जो है वो कैपिटल y सेट में है। ओके, तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू f उधर जाएगा तो हो जाएगा f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। ओके, तो f इनवर्स हो जाएगा वो एक्चुअली इसका अपोजिट होगा, यानी कि y टेंड्स टू x हो जाएगा। सो बेसिकली f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x हो जाएगा। ओके, ये कंक्लूजन पॉइंट था। चलिए अब जो हमको प्रूव करना था कि f ऑफ f इनवर्स ये दिखाना है, तो बेसिकली हम इसका फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं, एलएचएस पार्ट ले रहे हैं, दैट इज f ऑफ f इनवर्स ऑफ y। y क्यों लिए थे स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं तो f इनवर्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो कभी भी y सेट होता है, राइट, क्योंकि जो f फंक्शन है वो x से y है, तो f इनवर्स कहाँ से हो जाएगा, y to x हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे हम, सिंपली f को आउटर में कर देंगे तो हो जाएगा f ऑफ f इनवर्स ऑफ y। अब इस f इनवर्स ऑफ y की वैल्यू हमको x मिली थी, तो हम सिंपली x रख देंगे, एंड fx की वैल्यू कितनी थी, दैट इज y, तो यहाँ जाएगा y। तो इस तरीके से हम देखें कि यहाँ पे y लेके चले और y मिल गया, तो ये i y प्रूव हो गया। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि f ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू i y। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं, दैट इज f इनवर्स ऑफ f x। तो हम क्या कर देंगे, f इनवर्स आउटर कर देंगे, तो f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, ये f ऑफ x कितना होता है, दैट इज y, अभी ऊपर हमने देखे थे, राइट। तो बेसिकली f इनवर्स ऑफ y कितना होता है, अभी हमने ऊपर देखे थे, f इनवर्स y कितना होता है, x, तो ये x आ गया, तो हम यहाँ पे x लेके चले और x मिल गया, तो बेसिकली ix हो जाएगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैपिंग को शो करता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 5। इसमें बोला गया है कि इफ f फंक्शन इज सच दैट x टेंड्स टू y एंड g फंक्शन इज सच दैट y टेंड्स टू z 1 to 1 and on to mapping, then prove that g o f is such that x tends to z is also 1 to 1 on to and
GOF इनवर्स इज इक्वल टू F इनवर्स ऑफ G1। तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन में तीन चीजें प्रूव करना है, और जो गिवन कंडीशन है वो है F फंक्शन है जो कि पॉइंट कर रहा है x टेंड्स टू y, एंड G फंक्शन है वो पॉइंट कर रहा है y टेंड्स टू z। ओके, और ये दोनों जो फंक्शन है वो 1 to 1 भी है एंड ऑन टू भी है। तो पहला जो प्रूव करना है वो है GOF जो है वो x टेंड्स टू z होगा, और जो ये बेसिकली ये क्या होगा 1 to 1 है, ये पहला प्रूव हो गया। सेकेंड ये ऑन टू दिखाना है, एंड तीसरी कंडीशन GOF ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू F इनवर्स ऑफ G इनवर्स दिखाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर मैं इसको सिंपली डायग्रामेटिकली अगर शो करूं तो इस टाइप से कुछ होगा ये कि x, y एंड z हमारे पास बेसिकली सेट हैं जिसके अंदर एलिमेंट स्मॉल x, स्मॉल y एंड स्मॉल z है, और जो ये फंक्शन है वो f फंक्शन पहले दो सेट के बीच में यानी कि x और y के बीच में है, एंड जो स्मॉल g फंक्शन है वो y एंड z के बीच में है। चलिए अब देखते हैं, क्योंकि हमको सबसे पहले GOF फंक्शन को क्या दिखाना है, दैट इज 1 to 1 दिखाना है, एंड सेकंड कंडीशन में GOF को बेसिकली क्या दिखाना है, ऑन टू दिखाना है, एंड थर्ड पार्ट में GOF ऑफ इनवर्स को इक्वल दिखाना है F इनवर्स ऑफ G1। तो बेसिकली तीन पार्ट में हमने डिवाइड कर दी क्वेश्चन को। चलिए फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो बेसिकली हमको दिखाना है कि GOF क्या है, 1 to 1 है, तो दो एलिमेंट लेंगे x1 एंड x2। तो हम लेके चल रहे हैं लेट कि GOF ऑफ x1 इज इक्वल टू G ऑफ F x2 है, तो G को सेपरेट कर देंगे तो हो जाएगा G ऑफ F ऑफ x1 इज इक्वल टू G ऑफ F ऑफ x2। ओके, अभी fx1 की वैल्यू कितनी होगी, वो बेसिकली हम लेट कर रहे हैं कि वो y1 होगी, यानी fx2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y2 हो जाएगी। क्यों ऐसा, क्योंकि ये बेसिकली 1 to 1 है तो अलग अलग ही हमको एलिमेंट मिलना चाहिए। ओके, लिखा हुआ भी है कि y1 इक्वल टू fx1 होगा एंड y2 इक्वल टू बेसिकली fx2 होगा, ये तो नॉर्मल रिलेशन है, आपको पता होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि जो g फंक्शन है वो g फंक्शन कैसा है, 1 to 1 है, तो यहाँ पे क्योंकि gy1 इक्वल टू gy2 है तो ये y1 इज इक्वल टू y2 हो जाएगा। ओके, एंड जो y1 की वैल्यू है वो है बेसिकली f ऑफ x1 तो हो जाएगा f ऑफ x1, और यहाँ पे y2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी fx2। अब क्योंकि f फंक्शन भी कैसा है, क्वेश्चन में दिया है 1 to 1 है, तो उस केस में हमको x1 इक्वल टू x2 मिल जाएगा। तो क्योंकि हमने GOF के केस में x1 इक्वल टू GOF ऑफ x2 लेके चले थे और हमको सिंपली x1 इक्वल टू x2 मिल चुका है, इसका मतलब GOF जो है वो 1 to 1 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं ऑन टू की कंडीशन। सो बेसिकली क्योंकि हमको GOF को दिखाना है कि ये ऑन टू है, तो उस केस में x से z ही होता है G ऑफ F, यानी कि x एलिमेंट के लिए यहाँ पे बेसिकली z के लिए हर एक वैल्यू होना चाहिए, यानी कि इस बेसिकली z वाले एलिमेंट में यानी कि z सेट में कोई भी वैल्यू छूटनी नहीं चाहिए, तभी क्या हो जाएगा ऑन टू। तो यहाँ पे z इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेसिकली z इक्वल टू हो जाएगा G ऑफ y, एंड जो y है वो क्या है, f ऑफ x है, राइट। तो हम क्या कर देंगे, सिंपली y जो है उसको लिख देंगे f ऑफ x। ये दो कंक्लूजन पॉइंट हमारे पास है। अब हम देखते हैं कि GOF ऑफ x, G ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बेसिकली हो जाएगा G ऑफ एंड f ऑफ x। f ऑफ x कितना है, बेसिकली वो y है, एंड G ऑफ y कितना है, तो z है। तो हमको दिख रहा है कि z में कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा है, इसका मतलब GOF जो है वो ऑन टू होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट की तरफ, जो कि GOF इनवर्स इक्वल टू F इनवर्स ऑफ G इनवर्स। चलिए देखते हैं। तो बेसिकली जैसे कि अभी हमने ऊपर प्रूव किया कि GOF क्या है, वो एक 1 to 1 फंक्शन एंड ऑन टू है, तो सीधी सी बात है कि उसका GOF का इनवर्स जो कि हमको प्रूव करना है थर्ड पार्ट में, वो भी एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे जो फंक्शन f है वो x टेंड्स टू y है, तो सच दैट क्या हो जाएगा कि fx इक्वल टू y हो जाएगा, एंड जो g फंक्शन है वो y टेंड्स टू z है, इसका मतलब g ऑफ y इज इक्वल टू z हो जाएगा। एंड GOF की बात करें तो वो क्या होगा, x टेंड्स टू z हो जाएगा, यानी कि बेसिकली यहाँ पे GOF ऑफ x की वैल्यू हमको यहाँ पे z मिलने वाला है। अगर इन सारी चीजों का हम इनवर्स निकाले तो हो जाएगा f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x, g इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू y, एंड GOF का होल इनवर्स ऑफ z इज इक्वल हो जाएगा x, जो कि इस टाइप से होगा। ओके, जैसे कि हमने अभी आपको बताया वो सारा रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए इसका RHS पार्ट लेके चलते हैं, जो कि होगा F इनवर्स ऑफ G इनवर्स ऑफ z। G इनवर्स ऑफ z क्यों होगा स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो G इनवर्स है वो इस टाइप से होगा, राइट। तो G इनवर्स के लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, z है, इसलिए हम वहाँ पे z ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जब इसको सेपरेट करेंगे तो हो जाएगा ये F इनवर्स ऑफ G इनवर्स ऑफ z। तो G इनवर्स ऑफ z के लिए हमारे पास वैल्यू जो थी वो थी y, तो यहाँ y आ जाएगा, एंड F इनवर्स ऑफ y के लिए वैल्यू है हमारे पास x, तो हमारे पास x आ जाएगा। तो बेसिकली इस x के बदले में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दैट इज GOF ऑफ इनवर्स z। ओके, तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे LHS पार्ट है एंड यहाँ पे IHS पार्ट है, तो हम इसको सिंपली बोल देंगे दैट इज F इनवर्स ऑफ G इनवर्स इज इक्वल टू GOF ऑफ होल इनवर्स। तो यही हमको प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं आज का लास्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें बोला गया है कि लेट कीजिए कि एक फंक्शन f है सच दैट r टेंड्स टू r, यानी कि रियल नंबर का सेट है,
be defined as fx is equal to 10x plus 7. Okay, then find the function g such that r tends to r such that GOF equal to FOG is equal to IR. Okay, तो बेसिकली यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि r टेंस टू r पॉइंट कर रहा है और लेट कर रहे हैं कि एक फंक्शन है जो कि g सच दैट r टेंस टू r ये हमको फाइंड करना है। इस टाइप से ये फंक्शन फाइंड करना है कि हमको GOF इक्वल टू FOG इक्वल टू IR मिले। ओके, यानी कि आइडेंटिटी मैपिंग मिले। और जो ये फंक्शन fx है वो डिफाइंड है 10x प्लस 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन में आपको समझ में आया स्टूडेंट्स कि f फंक्शन भी रियल टू रियल था एंड g भी जो है वो रियल टू रियल ही होगा। तो बेसिकली क्या हो जाएगा कि g फंक्शन वो f का इन्वर्स होने के चांसेस हैं। तो चलिए इसको f इन्वर्स की कंडीशन के लिए प्रूव करते हैं। पर f फंक्शन का जो इन्वर्स होगा तभी पॉसिबल होगा जब वो 1 to 1 एंड ऑन टू हो। तो सबसे पहले हम f फंक्शन को ये शो करेंगे कि ये जो बेसिकली 1 to 1 है एंड ऑन टू है। तो उसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं कि fx1 इक्वल टू fx2 है। अब यहाँ पे अगर x1 रखेंगे तो हमको मिलेगा 10x1 प्लस 7, यहाँ हमको मिल जाएगा 10x1 प्लस 7 और fx2 की वैल्यू हो जाएगी 10x2 प्लस 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, फिर 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो x1 इक्वल टू x2 मिल जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है वो 1 to 1 है। चलिए बात करते हैं इसकी ऑन टू की कंडीशन के लिए, जिसके लिए हम y इज इक्वल टू fx लेते हैं और जो fx फंक्शन है उसकी वैल्यू है 10x प्लस 7। तो हम यहाँ पुट कर देंगे fx की जगह 10x प्लस 7। अब यहाँ से सिंपली x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो 7 उधर जाएगा तो y माइनस 7 हो जाएगा, फिर 10 इधर डिवाइड में चला जाएगा तो हो जाएगा x इज इक्वल टू y माइनस 7 अपॉन 10। तो अब इस x की वैल्यू चेक करेंगे क्या हमारे पास उसके लिए इमेज है या नहीं है। तो सिंपली हमारे पास फंक्शन था fx इज इक्वल टू 10x प्लस 7, तो वहाँ पे x की जगह हम y माइनस 7 अपॉन 10 रख देंगे। तो फंक्शन कुछ स्टेप से होगा कि 10 इंटू यहाँ पे बेसिकली x साथ हो जाएगा y माइनस 7 अपॉन 10 एंड प्लस 7। एंड जैसे इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो y माइनस 7 प्लस 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो हमको मिल जाएगा fx इज इक्वल टू y। तो क्योंकि उसके लिए हमारे पास इमेज मिल रही है तो सिंपली जो ये फंक्शन है ऑन टू हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे देखते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखे थे कि अगर हमको उसका इन्वर्स फाइंड करना है तो इन्वर्स के लिए हम एक कंडीशन लेके चलते हैं कि GOF ऑफ x लेके चलेंगे। अगर हमको x मिल जाएगा तो बेसिकली वो आइडेंटिटी मैपिंग को शो करता है। ओके, इसी टाइप से हम FOG को भी लेके चलेंगे और अगर उसके लिए भी हमको FOG ऑफ y के लिए y मिल जाता है तो बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे लिए क्या हो जाएगा ये कंक्लूजन पॉइंट कि आइडेंटिटी मैपिंग को शो करता है। तो जो क्वेश्चन में दिया था कि GOF इक्वल टू FOG इक्वल टू IR है, तो उससे हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो ये फंक्शन है वो उसका इन्वर्स है और इन्वर्स के लिए जो वैल्यू मिल जाएगी वो सिंपली यही होगी x वाली वैल्यू, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखे थे। तो x इज इक्वल टू यानी कि f इन्वर्स की वैल्यू हो जाएगी तो हो जाएगा y माइनस 7 अपॉन 10। चलिए देखते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स अभी क्वेश्चन आएगा कि जो gy है वो y माइनस 7 अपॉन 10 कैसे आया। तो जैसे कि स्टार्टिंग में हम लेट करते हैं कि f इन्वर्स ऑफ y इज इक्वल टू x होता है। तो वैसे यहाँ पे जो f इन्वर्स है हम उसको लेट करते हैं कि ये g फंक्शन है तो g ऑफ y इक्वल टू x हो जाएगा। तो g ऑफ y x की वैल्यू कितनी थी, तो x की वैल्यू आई थी हमारे पास अभी दैट इज y माइनस 7 अपॉन 10। तो उसको वहाँ पे पुट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा g ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 7 अपॉन 10। जैसे कि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि GOF इक्वल टू FOG इक्वल टू IR है, तो हम सिंपली GOF ऑफ x लेके चलेंगे। अगर x आ जाएगा तो वो आइडेंटिटी रिलेशन को शो कर देगा। तो हम GOF x लेके चल रहे तो हो जाएगा g ऑफ f ऑफ x। fx की वैल्यू कितनी थी क्वेश्चन में दिया था दैट इज 10x प्लस 7, तो यहाँ रख देंगे 10x प्लस 7। अब यहाँ पे बेसिकली g ऑफ समथिंग है तो g ऑफ y कितना था, इतना था। तो अब जहाँ जहाँ y है वहाँ पे हम पुट कर देंगे 10x प्लस 7। तो जैसे ही पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा इस टाइप से कुछ वैल्यू, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली हमको x मिल जाएगा, यानी कि आइडेंटिटी मैपिंग को शो करता है। इसी टाइप से आप FOG के लिए करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपके लिए असाइनमेंट दे रहे हैं क्योंकि इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि FOG y के लिए हमको y वैल्यू मिल रही है। तो इस तरीके से हम कंक्लूजन पॉइंट बोल सकते हैं कि GOF इज इक्वल टू IR एंड FOG इक्वल टू IR मिल रहा है। तो g जो है बेसिकली वो r टेंस टू r होगा और ये इन्वर्स होगा। तो उस टाइप से हमको g ऑफ y की वैल्यू जो मिलती है वो x वाली वैल्यू मिलती है दैट इज y माइनस 7 अपॉन 10। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।